हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं अनसॉल्व्ड पेपर, और अनसॉल्व्ड पेपर में हमने आपको बताया था कि हमारा टारगेट है फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनसॉल्व्ड पेपर को कराने का। तो केमिस्ट्री के दो अनसॉल्व्ड पेपर 2024 के कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिन्हें प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। आज हम बेटा लेकर आए हुए हैं फिजिक्स की क्लास को। इससे पहले एक लेक्चर हमने अपलोड कर दिया था जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 के खातक करा दिए थे, और आप लोगों का जितना ज्यादा सपोर्ट रहेगा हम उतनी ही क्लास को इंपोर्टेंट आपके सामने लाते रहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के गा की ओर। तीसरे का गा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्राचल को समझाइए। यानी पीएन संधि को समझाना है किसमें? अग्र अभिनत में। चलते हैं, देखो अब यहां से बेटा आप सबसे पहले बनाएंगे पीएन संधि। अब तीसरे का गा क्वेश्चन, पीएन संधि, पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड कैसे बनेगा? जब आप पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप के क्रिस्टल क्षेत्र से जोड़ोगे। पी टाइप के, मान लिया ये बेटा पी टाइप क्रिस्टल है, पी टाइप का क्रिस्टल है, और पी टाइप के क्रिस्टल को जब आप एन टाइप के क्रिस्टल से जोड़ोगे तो बेटा यह क्या कहलाएगी? यह संधि पीएन संधि डायोड कहलाएगी। पी टाइप के क्षेत्र में कोटर उपस्थित होते हैं। पी टाइप के क्षेत्र में कौन उपस्थित होते हैं? कोटर, यानी धनात्मक। और एन टाइप क्षेत्र में कौन उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। इस तरीके से तो पी टाइप क्षेत्र में कोटर धनात्मक, एन टाइप क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक उपस्थित होते हैं। एक होल या एक कोटर या एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। अब क्या किया जाएगा? अभी ये P और N संधि है बेटा, ये जुड़ी हुई है। ये अभी कैसी है? ये विद्युत की उदासीन है, पर हमें इसमें धारा प्रवाहित करनी है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए इसे किससे जोड़ना होगा? बैटरी या सेल से जोड़ना होगा। इसे किससे जोड़ना होगा? बैटरी या सेल से जोड़ना होगा। इसे बैटरी या सेल से। अब देखो यहां पर जब बैटरी या सेल से जोड़ेंगे तो इसमें बेटा दो प्रकार की बेटा यहां पर संरचना मिलेंगी। एक बनेगी अग्र अभिनत और एक बनेगी उत्क्रम अभिनत। अब अग्र अभिनत हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है तो समझते हैं। अग्र अभिनत कब बनेगा? जब पी टाइप क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल से और एन टाइप क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ोगे। पी टाइप क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल, एन टाइप क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ोगे, और यहां पर बेटा एक कुंजी लगा दी इस तरीके से। ये रहा हमारी बैटरी, ठीक है, बैटरी या सेल। तो क्या बताया? पी टाइप क्षेत्र को धनात्मक टर्मिनल, एन टाइप क्षेत्र से ऋणात्मक टर्मिनल को बोलोगे तो ऐसा डायोड क्या कहलाएगा? अग्र अभिनत। क्या कहलाएगा? अग्र अभिनत या फॉरवर्ड बायस, या फॉरवर्ड बायस। अगर आपसे कहीं ये उत्क्रम पूछता तो उत्क्रम, या रिवर्स बायस पूछता तो उत्क्रम के लिए क्या करते हैं? आप इसके बैटरी के सिरों को पलट देते। एन टाइप क्षेत्र को बेटा आप किससे जोड़ते थे? धनात्मक, और पी टाइप को किससे जोड़ देते? ऋणात्मक। तो वो क्या बन जाता है? रिवर्स बन जाता है। अब काम कैसे करना शुरू होगा समझते हैं। पी टाइप क्षेत्र में बेटा धनात्मक टर्मिनल है। पी टाइप क्षेत्र में कौन है? कोटर है। कौन है? कोटर। और इस कोटर को जोड़ा किससे गया है? पी टाइप को जोड़ा गया है धनात्मक से। जब आप समान सिरों को बेटा जोड़ोगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब एन टाइप क्षेत्र को बेटा ऋणात्मक टर्मिनल से, और एन टाइप क्षेत्र में कौन है? ऋणात्मक है। अब समझते हैं। तो यहां से बेटा क्या होगा? तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, यानी ये कोटर इस धनात्मक से कैसे जाएंगे? दूर। और दूर जाएंगे तो इसमें बेटा जो धारा बहेगी बेटा वो होल वाली धारा IH, इस तरीके से। यानी ये सबके सब कोटर किस दिशा में चलना शुरू हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की दिशा में, एन टाइप क्षेत्र की ओर।
किसकी ओर बेटा? एन टाइप क्षेत्र की ओर। यानी जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस ओर हो रहा है? एन टाइप क्षेत्र की ओर। क्लियर? क्योंकि बेटा ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। अब ये इलेक्ट्रॉनों को बेटा प्रतिकर्षण करेगा, तो प्रतिकर्षण का मतलब अगर ये धनात्मक की ओर आएंगे तो ये आकर्षण हो गया, और धनात्मक से विपरीत जा रहे तो ये क्या होगा? प्रतिकर्षण। ऐसे जब इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा एन टाइप क्षेत्र है, इससे ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा है, तो इनके बीच में भी कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल उत्सर्जित होगा। तो प्रतिकर्षण बल होगा तो ये विपरीत दिशा में गति करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन अगर बेटा इस ओर आएंगे तो ये आकर्षित होंगे, पर इसके विपरीत। तो ये बेटा किसकी ओर चलना शुरू हो गए? कोटर की ओर, पी टाइप क्षेत्र की ओर। यानी इलेक्ट्रॉन की गति हो गई पी टाइप क्षेत्र की ओर। इलेक्ट्रॉन की गति किधर होगी? पी टाइप क्षेत्र की ओर। अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉनों की गति इधर, और बेटा जो हमारे कोटर हैं, कोटर की गति इधर। अब जो एन टाइप और पी टाइप क्षेत्र को जो बांटने वाली बेटा जो परत है, पी टाइप क्षेत्र, एन टाइप क्षेत्र इधर रहेगा, पी टाइप क्षेत्र इधर रहेगा। इसके कोटर इसमें नहीं जा सकते, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकते, इसलिए बेटा इनके बीच में एक परत बनी है, उस परत को बोलते हैं अवक्षय परत। क्या बोलते हैं? अवक्षय परत। और यह परत बहुत ही पतली होती है। कैसी होती है? पतली। अब चूंकि जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तुलना में ये बाह्य क्षेत्र कैसा है? मजबूत है। और बाह्य क्षेत्र मजबूत होने की वजह से जो कोटर है वो एन टाइप की ओर, इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर बेटा तेजी से आकर्षित होंगे। जब इनके तेजी से आकर्षित होंगे तो इनके बीच में जो ये अवक्षय परत है, वो अवक्षय परत कैसी हो जाएगी? टूट जाएगी। और टूटने से इसमें क्या शुरू हो जाएगी? धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। अब ध्यान रखना, धारा हमेशा धनात्मक की दिशा में और इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा बहती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं तो धारा इधर। तो इस तरीके से इस पूरे परपथ में क्या होना शुरू हो जाती है? धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। लिखते हैं बेटा अग्र अवनत के बारे में। जब पी टाइप क्रिस्टल क्षेत्र को एन टाइप पी टाइप क्रिस्टल क्षेत्र को धनात्मक तथा एन टाइप क्रिस्टल क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ते हैं तो यह अग्र अविनत कहलाता है। अग्र अविनत कहलाता है। पी टाइप क्षेत्र को धनात्मक, एन टाइप क्षेत्र को ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं तो यह क्या कहलाता? तो यह प्रक्रम क्या कहलाएगा? अग्र अविनत कहलाता है। इसमें वैद्युत क्षेत्र P से N की ओर, यानी N टाइप क्षेत्र, P क्षेत्र से N टाइप क्षेत्र की ओर उत्पन्न होता है बाह्य वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होता है
जिससे पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर तथा एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर गति करने लगते हैं जिससे अक्षय परत टूट जाती है और यह डायोड उदासीन हो जाता है। यह डायोड कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाता है। तो ये रहा बेटा पीएन संधि डायोड, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का घ क्वेश्चन बोल रहा है अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, शंट के प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर परास और सुग्राह्यता घट जाती है। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो इसमें लिखेंगे अमीटर में शंट के प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर परास तथा सुग्राह्यता घट जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बेटा खंड दा पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। सवाल दे रखा है यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, कांच का जो पतला प्रिज्म है उसे किस में डुबो दें? जल में डुबो दें। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करवाया है बेटा क्या कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। यानी प्रिज्म द्वारा जो उत्पन्न न्यूनतम विचलन होगा वो वायु के सापेक्ष कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। तो यहां पर बेटा जो मान दे रखा है डाटा ANG बराबर 3/2 कॉमा ANW बराबर 4/3। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए पतले प्रिज्म का। क्या फॉर्मूला है? प्रिज्म का सूत्र, पतले प्रिज्म का सूत्र याद होना चाहिए सवाल को करने के लिए। तो पतले प्रिज्म का फॉर्मूला होता है डेल्टा M बराबर n अपवर्तनांक है -1 और इनटू में a हमारा कौन है? प्रिज्म कोण। सबसे पहले जो प्रिज्म है वो प्रिज्म बेटा कहां होगा? वायु में होगा। फिर उसके बाद बेटा कहां पर ले गए उसे? द्रव के अंदर लेकर गए। तो जब बेटा जहां प्रिज्म होगा उसके सापेक्ष हम क्या निकाल लेंगे? अपवर्तनांक n यहां कौन सा लगाएंगे कि हमारा प्रिज्म का संबंध कहां पर है उसी के सापेक्ष बेटा लगाएंगे अपवर्तनांक। अगर हमारा प्रिज्म बेटा वायु में है तो वायु के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक। अगर हमारे प्रिज्म को किसमें डुबो दिया गया है? द्रव में। प्रिज्म को किसमें डुबो दिया गया? द्रव में। तो प्रिज्म का संबंध अब किससे हो गया? द्रव से। तो द्रव के सापेक्ष बेटा लगाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जब प्रिज्म कहां पर हो? वायु में हो तब डेल्टा M की जगह एयर, माध्यम एयर हो जाएगा। प्रिज्म कहां पर है? वायु में। तो वायु के सापेक्ष प्रिज्म बेटा कांच होता है तो G -1 और इनटू में 1 समीकरण नंबर 1। दूसरा, जब
प्रिज्म जल में हो, जल में हो। अब बेटा प्रिज्म का संबंध कहां हो गया? जल में। तो माध्यम कौन है? जल। तो अपवर्तनांक जल के सापेक्ष प्रिज्म का अपवर्तनांक, और प्रिज्म मतलब हमारा कैसा होता है? कांच का। तो G -1 इंटू में A, इसे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में किसका भाग देंगे? 2 का। जब भाग देने की बात आएगी तो LHS और RHS का भाग देते हैं। तो LHS में डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर, इसकी RHS में ANG -1 इंटू में A बट्टे WNG -1 इंटू में A। इससे ये बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब लगाते हैं डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर ANG का वैल्यू 3/2 -1 बट्टे WNG का फॉर्मूला होता है बेटा, WNG बराबर होता है ANG बट्टे ANW। ये फॉर्मूला, G को ऊपर और W को नीचे। तो यहां पर बेटा लगाएंगे ANG बट्टे ANW। तो ANG का वैल्यू कितना है? ANG 3/2 बट्टे ANW 4/3। बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर, तो ये हो जाएगा 3 का 3 गुणा करें 9 और बट्टे 4 दूनी 8। तो यहां पर लगेगा बेटा 9/8 -1। तो डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर 2 का गुणा 1 में करो, 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1/2। 8 का गुणा 1 में करो, 8 1 कम 8, तो 9 में से 8 गया बेटा 1/8। अब क्या करना है? बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा। तो 8 बेटा डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर 8 ऊपर पहुंच जाएगा बट्टे 2 1 कम 2, 2 चौको 8। क्लियर? तो यहां पर डेल्टा A बट्टे डेल्टा W बराबर बेटा कितना निकलेगा? 4/1। अब हमें क्या निकालना है? ये जो जब हम द्रव में डुबो देंगे, लेंस को द्रव में डुबो देंगे, तब बेटा जो हमारा जो तब यहां पर क्या बताया, जब लेंस में तो वायु के सापेक्ष कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। पतले प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो डुबो दें तो बेटा कितना रह जाएगा? जो न्यूनतम विचलन कोण, जब बेटा हम इसे किस में डुबो रहे हैं? जब हम इसे द्रव में डुबो देंगे तो पतले प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कोण रह जाएगा वो वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। यानी इस W को बेटा डेल्टा W को इधर ले जाओ, तो डेल्टा W या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा W इंटू में 4 बराबर डेल्टा A, ये गुणा में दूसरी तरफ जाके भाग में, तो डेल्टा W बराबर डेल्टा A और बट्टे नीचे कितना आ जाएगा? 4। और ये बेटा हमारा क्या हो चुका है? सिद्ध। इति सिद्धम। क्लियर? नोट करिए बेटा इस सवाल को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ख क्वेश्चन बोल रहा है विस्थापन धारा की सार्थक विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। चलते हैं समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा विस्थापन धारा का। विस्थापन धारा बेटा समझते हैं। विस्थापन धारा के बारे में बताया था मैक्सवेल ने क्या बताया था कि 2 समांतर प्लेट ले रहे हैं, और 2 समांतर प्लेट लेंगे तो एक प्लेट पर बेटा, इस पर बेटा धन आवेश होगा और दूसरी प्लेट पर कैसा होगा? ऋण आवेश। अब इन्हें आवेशित करने के लिए, इन प्लेटों को आवेशित करने के लिए क्या करेंगे? हम इसे बैटरी या सेल से जोड़ देंगे। जब बैटरी या सेल से जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस, बैटरी या सेल से जोड़ा तो ये प्लेटें क्या होंगी बेटा? आवेश उत्पन्न होगा। तो आवेश बेटा, ये प्लेट आवेशित होंगी, तो आवेशित प्लेट होने के कारण इनके बीच में, प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। प्लेटों के बीच में कौन उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन करने पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। जब 2 समांतर प्लेटों को बैटरी या सेल से जोड़ेंगे तो जोड़ने पर उसे क्या करेंगे? आवेशित।
तो आवेश देने पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के मध्य कौन उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन करने पर उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। विस्थापन धारा I D बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। यह होता है विस्थापन धारा का फॉर्मूला। चलते हैं, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे मैक्सवेल के अनुसार जब दो समांतर प्लेटों को आवेशित करने पर उनके मध्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र की संख्या में परिवर्तन करने पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसे विस्थापन धारा कहते हैं। क्लियर? इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? उसके बाद ये रहा विस्थापन धारा का फॉर्मूला। अब क्या होगा? मुझे बेटा इसको सिद्ध करना है। मुझे क्या करना है? सिद्ध करना है। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे बेटा सिद्ध करना है। देखो सिद्ध करना है तो इसके लिए बेटा क्या लिखेंगे? इसके लिए व्यंजक। कैसे सिद्ध करते हैं? दो समांतर प्लेटों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? प्रति एकांक प्लेट पर उपस्थित आवेश। ठीक है, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल वाली जो प्लेट है उस पर उपस्थित आवेश, अर्थात सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। सिग्मा बराबर क्या होगा? Q अपॉन A। क्योंकि प्लेट के अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, तो E बराबर लगाएंगे सिग्मा की जगह Q अपॉन A इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बेटा वैल्यू किसका निकाल ले रहे? Q का निकाल ले रहे। तो Q बराबर हो जाएगा, बट्टे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, Q का एकम गुणा, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E इंटू में A। E इंटू में A। अब E इंटू में A, चूंकि बेटा पता है वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या होता है? E इंटू में A। वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? फाई E बराबर A इंटू में A, क्योंकि एकांक वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। तो यहां पर Q बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट E इंटू में A बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब क्या करेंगे? अगर हम इसे समय के सापेक्ष बेटा, समय के सापेक्ष इसका अवकलन करा दें, समय के सापेक्ष क्या करा दें? अवकलन करा दें, तो Q अपॉन T बराबर क्या हो जाएगी? धारा प्राप्त हो जाएगी। तो T समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे D अपॉन dt Q बराबर
डी अपॉन डी टी एप्सिलॉन नॉट इंटू में 5 ई, एप्सिलॉन नॉट इंटू में 5 ई। अब देखो Q अपॉन टी, Q अपॉन टी बेटा ये क्या बन जाएगी, धारा बन जाएगी, धारा विस्थापन धारा I इंटू में टी। एप्सिलॉन नॉट बेटा आगे ले लीजिए तो बचेगा डी अपॉन डी टी और इंटू में बेटा कौन है 5e। और यही बेटा क्या था, सूत्र का निगमन। क्लियर, ये क्या हमारे सूत्र का निगमन, नोट करिए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का ग क्वेश्चन बोल रहा है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। यानी नाभिकीय संलयन और विखंडन को बेटा उदाहरण सहित समझाना है। सबसे पहले समझेंगे नाभिकीय विखंडन के बारे में। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के बारे में, यानी विखंडन का मतलब टूटना, नाभिक का टूटना। अब एक नाभिक बेटा टूटेगा कैसे, तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो यह नाभिक 2 या 2 से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है या टूट जाता है। नाभिक के टूटने की यही घटना क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन। यानी भारी नाभिक लो, परमाणु का जो भारी नाभिक होगा उस पर क्या करो, न्यूट्रॉनों की बमबारी कराओगे तो यह बेटा नाभिक क्या हो जाए, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाए। यही घटना क्या कहलाती है, नाभिकीय विखंडन। तो इसके बारे में लिखेंगे, देखो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है तो यह नाभिक 2 या 2 से अधिक खंडों में, 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाता है। नाभिक के टूटने की इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण समझते हैं। उदाहरण बेटा लेंगे यूरेनियम 92U235। ये बेटा यूरेनियम है। यूरेनियम पर किसको डालेंगे, न्यूट्रॉन। यूरेनियम पर किसकी बमबारी कराएंगे, न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे। तो देखो यहां पर होगा क्या कि जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन को डाला तो U 92 में 0 जोड़ा 92, 235 में एक और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 236। अब यह यूरेनियम हमेशा टूटेगा, ध्यान रखना, यह यूरेनियम हमेशा टूटेगा किसके अंदर, वेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। किसके अंदर टूटेगा, वेरियम और क्रिप्टॉन में। वेरियम का परमाणु क्रमांक बेटा 56 होता है। 92 में 56 वेरियम का परमाणु क्रमांक हो गया, बचा कितना, 36 किसका हो गया, क्रिप्टॉन का। उसके बाद इसका जो परमाणु द्रव्यमान निकला वो 144। 236 में से 144 गए, 236 में से 144 गए तो बचे 92 में से बेटा 89 बेटा किसका निकलेगा, क्रिप्टॉन का। प्लस में न्यूट्रॉन निकलेंगे बेटा, यहां से प्लस में कौन निकलेंगे, न्यूट्रॉन। और इसके बाद बेटा कौन निकलेगी, ऊर्जा। जो बचे बेटा वो 3 न्यूट्रॉन के रूप में निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा टूटेगा एक भारी नाभिक यूरेनियम। आप अगर इसकी अभिक्रिया बेटा लगातार यहां से
इनके मान बेटा एक्सचेंज भी कर सकते हैं, यहाँ 143 यहाँ 90 ले सकते हो, यानी 140 से 145 तक इसके मान यहाँ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना ये वाले क्रिया। उसके बाद दूसरा बेटा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या है? जब हल्के हल्के बेटा नाभिक, जब हल्के हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बना देते हैं, जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया जो नाभिक के जुड़ने की या संलयन की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगी? नाभिकीय संलयन। तो इसमें लिखेंगे जब दो या दो से अधिक हल्के, दो या दो से अधिक हल्के परमाणु मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक हल्के परमाणु मिलकर क्या करेंगे? एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो संलयन की यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। नाभिकीय संलयन कहलाती है। जब बेटा दो या दो से अधिक हल्के परमाणु आपस में जुड़ेंगे, एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? नाभिकीय संलयन कहलाती है। उदाहरण बेटा हमने लिया, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम के कितने अणु लिए हमने? 2 अणु लिए। तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक बनेगा बेटा ट्राइटियम 1s3 और दूसरा बनेगा 1h1। एक और एक 2, एक और एक 2, 2 और 2 4 में से 3 बेटा इस पे लिख दिया, एक इस पे, तो एक बन गया ट्राइटियम और एक बन गया प्रोटियम। प्लस में बेटा क्या? प्लस में निकालेंगे 4 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। प्लस में 4 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या निकालेंगे? ऊर्जा निकालेंगे। इसके बाद बेटा अब क्या करेंगे? यही बेटा आपस में मिलेंगे। अब लेंगे एक ट्राइटियम और एक ड्यूटेरियम लेंगे, ट्राइटियम 1s3 प्लस ड्यूटेरियम 1s2 आपस में मिलेंगे। जब ट्राइटियम और ड्यूटेरियम आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा हीलियम 2He4। उसके बाद बेटा ये निकालेंगे ऊर्जा 2He4। प्लस में बेटा यहां पर एक और एक 2 न्यूट्रॉन निकल जाएगा। प्लस में क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। और प्लस में बेटा 17.6 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या निकल जाएगी? ऊर्जा निकल जाएगी। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ठीक है, ये क्रिया बेटा किसके अंदर हो गई? नाभिकीय संलयन। पहले ड्यूटेरियम के 2 अणु लेंगे, तो देखो एक और एक 2, पर यहां पर 1s3 ट्राइटियम निकलेगा, तो 2 है तो एक बेटा प्रोटियम निकल जाएगा और एक कौन निकल जाएगा? ट्राइटियम। ट्राइटियम की अब क्रिया ड्यूटेरियम से कराएंगे, तो ये ट्राइटियम और ड्यूटेरियम जब 2 हल्के नाभिक आपस में मिलेंगे, एक भारी नाभिक का निर्माण कर देंगे, और यह भारी नाभिक हमारा कौन होगा? हीलियम। प्लस में एक बेटा न्यूट्रॉन के रूप में निकल जाएगा, प्लस में 17.6 द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी ऊर्जा निकल जाएगी। क्लियर? नोट करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के गा को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर घ बेटा सवाल दे रखा है 4 का घ है, प्लास्टिक की एक गोली P जिसका द्रव्यमान को बेटा m से लिखेंगे, जिसका द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 3.2 गुणा 10⁻⁻⁻15 किलोग्राम, ये द्रव्यमान दे रखा है। 2 क्षैतिज समांतर अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, यानी एक बल ऊपर की ओर और एक बल नीचे की ओर बल लग रहा। ऊपर वाला बल वैद्युत क्षेत्र Q बराबर m इंटू में G और नीचे वाला बल F बराबर m इंटू में G।
ये गोली संतुलित अवस्था में जब बेटा दोनों पर कैसा बल लगेगा, समान। संतुलित अवस्था में बेटा ये मार्कर बीचों बीच में लटका रहेगा, कब, जब एक बल ऊपर की ओर लगेगा, एक बल नीचे की ओर, बराबर बल लगेगा, तभी बेटा ये संतुलित अवस्था में रहेगा। क्लियर। तो ऊपर वाला बल बेटा और नीचे वाला बल दोनों बराबर हैं, तो गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था में कम या अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन पूछा है, एन पूछा है, और बेटा जी बराबर, स्मॉल जी बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले ये क्या है, वैद्युत, ये 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट ये विभवांतर दे रखा है, 1000 वोल्ट ये क्या दे रखा है, विभवांतर 1000 वोल्ट। और ये बेटा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है डी, 2 सेंटीमीटर। इसे लिख लो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। सबसे पहले बेटा जब विभवांतर दे रखा है, प्लेटों के बीच दूरी दे रखी है, तो पहले निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन डी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, तो विभव डेल्टा बी बराबर, विभव बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर। ये बेटा विभव का फॉर्मूला होगा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो बेटा ये देखो, ये क्या है, 1/4πε0 Q अपॉन आर, ये किसके बराबर है, विभव के बराबर है। तो E बराबर डेल्टा बी और बट्टे बेटा ये तो पूरा का पूरा 1/4πε0 Q अपॉन आर, 1/4πε0 Q अपॉन आर, ये बेटा बन जाएगा डेल्टा बी और बट्टे में कौन है, आर। आर का मतलब बेटा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दूरी डी से लिख लो या आर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लगाएंगे डेल्टा बी का वैल्यू है 1000 बट्टे डी 2 इंटू में 10⁻⁻2। जे -2 ऊपर जाके बेटा किसके हो जाएंगे, +2। तो यहां से बेटा लिखेंगे 1000 बट्टे 2 इंटू में इसे लिख लो 100, और 100 से बेटा यहां पर देखो, अच्छा इसे क्या करो, या 10⁻2 ही रहने दो, तो यहां से लिख लो 1 2 0 और बढ़ा दो उधर। तो यहां पर ये 10⁻3 है, ये 10⁻2, 10⁻5 हो जाएगा। 10⁻5 को लिख सकते हो 10 गुणा 10⁻4 बट्टे 2, 2 पंजे 10, अर्थात यहां से बेटा क्या बार कट जाएगा, 5 बार। तो ये बचेगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 5 गुणा 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल ली। अब चूंकि दोनों के दोनों बल संतुलित अवस्था में, F बराबर F संतुलित अवस्था में, तो F बराबर Q इंटू में E बराबर हो जाएगा M इंटू में G के। हमें बेटा N निकालना है, क्या निकालना है, N। तो Q बराबर होता है N इंटू में E इंटू में E बराबर हो जाएगा M इंटू में G। अच्छा N निकालना है, ये दोनों गुणा में दूसरे जाके भाग में, तो M इंटू में G बट्टे E इंटू में E। मान लगा रहे M का वैल्यू बेटा कितना है, 3.2 गुणा 10⁻⁻15। G का वैल्यू 10, एक इलेक्ट्रॉन पे आप इस 1.6 गुणा 10⁻⁻19। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर 5 गुणा 10⁻4, 5 गुणा 10⁻4। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो, 16 दूनी 32, अर्थात बेटा यहां से जो n बराबर बचेगा 2 गुणा 10⁻⁻15 इंटू 10⁻1, जे प्लस के 4 ऊपर जाके माइनस के 4 बट्टे नीचे बचेगा 10⁻⁻19 और इंटू में 5। तो देखो यहां से 10⁻15 और 4 19 से -19 कैंसिल। अब देखो 5 दूनी 10, तो n बराबर बेटा कितना निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। n बराबर कितना निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, नोट करिए यहां तक।